प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक लेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे हम 5 प्रकार के केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं इसको। तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या इसी को रेडॉक्स भी कहा जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब आर से रिडक्शन और OX से ऑक्सीडेशन। तो ये 5 प्रकार हम अपने अध्ययन में शामिल करेंगे जो आपके कोर्स में है। आइए एक एक करके हम लेते हैं। सबसे पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस या संयोजन अभिक्रिया, नाम से ही क्लियर है कि संयोजन, कॉम्बिनेशन, इसका मतलब कोई दो पदार्थ इसमें कंबाइन हो रहे होंगे या जुड़ रहे होंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर किसी एक पदार्थ का निर्माण करें, तो उस अभिक्रिया को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात those reactions in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reaction। अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका हम उदाहरण देखते हैं। अगर हम मैग्नीशियम ले लें और इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो यहाँ दो पदार्थ हुए। पहला पदार्थ मैग्नीशियम है और दूसरा पदार्थ यहाँ पे ऑक्सीजन। ये दोनों अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। दो मिल करके एक पदार्थ का निर्माण किया, इसलिए यह जो अभिक्रिया होगी वो कॉम्बिनेशन अभिक्रिया होगी। ऐसे ही हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ कराई जाए तो हमें H2O प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। तो हाइड्रोजन एक अलग पदार्थ, ऑक्सीजन एक अलग पदार्थ और H2O एक अलग पदार्थ। आप देख रहे होंगे कि जो कॉम्बिनेशन अभिक्रिया है इसमें जो दो पदार्थ आपस में मिलकर तीसरा पदार्थ बना रहे हैं, तीसरे पदार्थ की जो प्रॉपर्टी होती है वह जिन पदार्थों से यह मिलकर बना है उसकी प्रॉपर्टी से एकदम भिन्न होती है। यहाँ पे अगर हम देखें हाइड्रोजन, तो आप जानते हैं हाइड्रोजन को भावी ईंधन की श्रेणी में रखा गया, अर्थात इसका अगर दहन किया जाए तो काफी अधिक मात्रा में एनर्जी प्राप्त होगी। आप जानते हैं सोलर सिस्टम में, सौर ऊर्जा में भी हाइड्रोजन का अगर संलयन किया जाए तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी इस हाइड्रोजन में अपार ऊर्जा स्रोत विद्यमान है। और आप जानते हैं ऑक्सीजन भी एक ज्वलनशील गैस है, ये किसी भी पदार्थ को जलने में सहायता प्रदान करती है। किंतु इन दोनों के नेचर से विपरीत, जो दोनों के जुड़ने से नया पदार्थ जल बना, इसकी प्रकृति यह है कि जलते हुए पदार्थ को बुझाने की टेंडेंसी रखता है। तो आप देख रहे हैं कि दो पदार्थ जो मिल रहे हैं, इन दोनों पदार्थों
के मिलने से जो नया पदार्थ बन रहा, एक पदार्थ, उसकी प्रकृति पहले दोनों पदार्थों से काफी भिन्न है। आगे इसी प्रकार हम देखते हैं, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। कार्बन सॉलिड अगर कोल ले लें, ऑक्सीजन अगर हम एयर ले लें, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये भी एक संयोजन क्रिया है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ऐसे सारे पदार्थ जहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण कर रहे होंगे, वह अपक्रिया कॉम्बिनेशन अपक्रिया होगी। इस नोट्स में मैंने इसलिए इतने सारे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं जिससे आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आपको अलग से कहीं से खोजने की जरूरत ना पड़े। इसलिए आप इन्हें रटने का प्रयास मत कीजिएगा, एक बार समझिए और फिर उनको समझ कर करके कंबाइन करके कुछ प्रोडक्ट्स के निर्माण का प्रयास करिएगा। अगला उदाहरण हम लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ये बिना बुझा हुआ चूना है, क्विक लाइम है। इसे इंग्लिश में क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, या सामान्य भाषा में लाइम भी आप कहते हैं। ये बिना बुझा हुआ चूना है, लेकिन जब इसमें पानी डाल दिया जाता है तो ये दोनों मिल करके एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, जिसे स्लैग्ड लाइम या बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पे भी एक कॉम्बिनेशन अपक्रिया हो रही है। नेक्स्ट आपका एक अलग उदाहरण लेते हैं, आयरन ले लीजिए। आयरन को अगर हम सल्फर के साथ अपक्रिया करें तो फेरस सल्फाइड का निर्माण हो रहा है, ये भी कॉम्बिनेशन अपक्रिया है। अमोनिया गैस ले लें, इसकी हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अपक्रिया कराएं तो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी भी अपक्रियाएं आपको दिख रही हैं वो सारी की सारी कॉम्बिनेशन अपक्रियाएं। एक इसमें है व्हाइट वॉशिंग, सफेदी करने की जो प्रक्रिया विधि है उसे समझना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस सफेदी करने में या व्हाइट वॉशिंग में कौन सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो वहाँ पे जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है वह चीज़ हम यहाँ पे समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि जब हम सफेदी करते हैं, दीवालों को रंगने का प्रयास करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें क्विक लाइम की आवश्यकता होती है। चूने का पत्थर आता है, उस चूने के पत्थर को पानी में घोला जाता है, और आप जानते हैं कि जैसे ही पानी को डालेंगे बिना बुझे हुए चूने में या क्विक लाइम में, वैसे ही एक रिएक्शन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। अर्थात यह जो रिएक्शन हुआ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में काफ़ी मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है, इसीलिए कहा जाता है कि पानी डाल करके चूने में तत्काल हाथ नहीं डाल देना चाहिए। हाथ डाल देंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, इतनी हीट उसमें होती। अब इस जो चूने का निर्माण हुआ, बुझा हुआ चूना, इसको हम ठंडा करते हैं और उसमें और पानी मिला करके इसको पतला करते हैं और इसे दीवारों पर लगा देते हैं। अभी इसकी केमिस्ट्री खत्म नहीं हुई, आगे क्या प्रक्रिया होती है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना हमने दीवारों पर लगाया, वह वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करता है। जब आप दीवार पे लगा दिए तो दीवार के संपर्क में वायु आएगी, और आप जानते हैं वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। और यह जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, यह 2-3 दिनों में काफी चमकदार दीवार आपको शो करता है। ध्यान रखिएगा कि जो चमक आती है दीवारों में चूना सफेदी करने से, वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से ना हो करके वह कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती। इस प्रक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, साथ ही साथ जल भी बनाता है। और जो जल बनेगा वो निश्चित तौर पे धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ जाएगा, और जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वह दीवार पर चिपका रहेगा, और यह चिपका हुआ कैल्शियम कार्बोनेट ही दीवार को चमकदार बनाता है। तो यहाँ पे आपने व्हाइट वॉशिंग की जो मैकेनिज्म है उस चीज को समझा है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाइट वॉशिंग की मैकेनिज्म क्या है, समझाइए, या किस कारण से चूना या सफेदी करने पर दीवारें चमकदार हो जाती हैं। उसमें ऑप्शन दे देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी वजह से। तो ध्यान रखिएगा, जो चमक आती है वह कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है, जबकि हम लगाते क्या हैं, दीवारों पर लगाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किससे होता है, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड से। तो इस प्रक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदलता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। अब हम एक रिएक्शन का दूसरा प्रकार लेते हैं, जिसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन, कंपोजिशन रिएक्शन जो हमने अभी पढ़ा था, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसका जस्ट अपोजिट। अभी हमने देखा था कि ए और बी मिलकर किसी एक पदार्थ सी का निर्माण कर रहे हैं, जबकि इस अपक्रिया में डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में यह जो पदार्थ, कोई एक पदार्थ यह टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ जाता है। अगर ऐसी अपक्रिया हो रही है तो उसको कहते हैं वियोजन अपक्रिया। अर्थात जब कोई एक पदार्थ उत्पाद के रूप में दो या दो से अधिक पदार्थों का सृजन करता है, तो हम कहेंगे वह अपक्रिया वियोजन अपक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अर्थात those reactions in which a compound splits up into two or more simpler substances are known as decomposition reaction। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों की उत्पत्ति करता है, तो हम कहेंगे वह वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया है। आप देख रहे होंगे कि यह अपक्रिया जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन अपक्रिया की एकदम विपरीत है। उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते थे, जबकि यहाँ पे एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों का निर्माण कर रहा है। जो प्रक्रिया यहाँ हो रही थी जस्ट उसकी क्या है, ये उल्टी प्रक्रिया। एग्जाम्पल के रूप में इसको हम लेंगे, अगर हम फेरस सल्फेट ले लें, फेरस सल्फेट लें, इसको गर्म करें तो ये फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, साथ ही साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक ही पदार्थ है फेरस सल्फेट, लेकिन जब यह टूटा, इसको गर्म किया गया, तो टूट करके तीन उत्पादों का निर्माण कर रहा है। एक तो फेरिक ऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो निश्चित तौर पे यह अपक्रिया एक वियोजन अपक्रिया है, क्योंकि एक जटिल पदार्थ टूट करके तीन सरल पदार्थों का निर्माण कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि मैंने जितने भी रिएक्शंस लिखे हैं उनमें प्रयास मैंने किया है कि जहां से क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी पूछे जाते हैं वहां पे मैंने उसका नाम लिखा है, उस पदार्थ का कलर लिखा है कि वह पदार्थ होता कैसे है, और उस पदार्थ के टूटने से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके नाम क्या है, उनका कलर कैसा है, ये सारी चीजें हमने लिखने का प्रयास किया है। जैसे यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बनी हुई है, तो इसकी गैस कैसी होती है, इसके गैस को जब हम सूंघेंगे तो तीव्र गंध वाली होती है। ये जो लक्षण यहाँ पे लिखे गए हैं ये आपको इसलिए याद रखने चाहिए
क्योंकि एक इस ढंग से प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि यदि ए पदार्थ है, इसे हीट किया जाए तो एक ब्राउन कलर का सॉलिड अवक्षेप प्राप्त होता है तथा एक तीक्ष्ण गैस निकलती है। तो बताइए वह पदार्थ ए क्या है, बी क्या है तथा उसमें से कौन सी गैस निकली। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे आगे कराए जाएंगे, वे क्वेश्चंस इस टाइप की रिएक्शंस को अगर आप उनके लक्षण, उनके कलर, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखे रहेंगे तो निश्चित तौर पे करना आपके लिए आसान होगा। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो इतना ही कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है वह मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जब इसके डिफरेंट रूपों में क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे, तब जा करके ये जो मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है इसकी इम्पोर्टेंस आपकी समझ में आएगी। तो अभी आप इस चीज़ को लिख लेंगे और इसको याद करने का प्रयास करेंगे कि फेरस सल्फेट किस कलर का होता है, फेरिक ऑक्साइड किस कलर का होता है, या सल्फर डाइऑक्साइड की जो गंध होती है वो कैसी होती है। ये सारी चीज़ें भी आप रिएक्शन याद करते समय या ध्यान देते समय रिएक्शन को अपने ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है जैसे फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड। हेप्टाहाइड्रेटेड का मतलब यदि कहीं पे हाइड्रेटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि उस पदार्थ में जल बाहर से मिला हुआ है, ये कंपाउंड का नहीं है। यहाँ पे देखिए ये FeSO4 वास्तव में ये फेरस सल्फेट कंपाउंड है, लेकिन फेरस सल्फेट एक सॉलिड होता है। यदि इसको बाहर रखा जाए, खुले में रखा जाए, तो वायु में विद्यमान जो जलवाष्प होती है उस जलवाष्प को यह फेरस सल्फेट अवशोषित कर लेता है। उस दशा में जो इसका कलर होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ये जल को अवशोषित करने के बाद इसका कलर हरा होता है। क्योंकि आपने देखा है, जैसे हम नमक को ले लें, हम जानते हैं कि नमक जो होता है वो NaCl होता है, लेकिन जब इसको हम खुले में छोड़ देते हैं तो आप देखते हैं कि यह कुछ जलवाष्प को कंटेन कर लेता है और इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये कुछ इस ढंग से लिखा जाएगा, इसे NaCl into H2O करके, अर्थात ये NaCl तो मेन कंपाउंड है, इसके साथ जो बाहर से H2O है वो बाहर से इसने NaCl ने इसको अवशोषित किया हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, हाइड्रेटेड का मतलब पानी बाहर से जो पानी आकर के इसमें एब्जॉर्ब हुआ है उसके लिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड वर्ड यूज करते हैं। अब चूंकि इसमें 7 हाइड्रोजन जल के अणु विद्यमान है, इस वजह से इसको हेप्टा कहा गया। आप जानते होंगे कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एंड हेप्टा। हेप्टा मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, हेक्सा का मतलब 6, हेप्टा का मतलब 7, ऑक्टा का मतलब 8। इस ढंग से हम काउंटिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो हेप्टा वर्ड यूज किया गया है वो यूज किया गया है 7H2O के लिए। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड हेप्टाहाइड्रेटेड बनेगा कैसे। यदि कहीं लिख दिया जाए फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड तो आपको फेरस सल्फेट लिख लेना है, उसमें हाइड्रेटेड, हाइड्रेशन का मतलब होता है कि जल का जुड़ना, और हेप्टा माने 7 जल के कण का जुड़ना। जब इसे हम गर्म करते हैं, आप सोचिए जब इसको गर्म करेंगे तो होगा क्या, यह निश्चित तौर पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें जो जल, अगर किसी चीज में जल विद्यमान है, अगर उसको आप गर्म करेंगे तो निश्चित तौर पे वह जल वाष्प बन के उड़ जाएगा, और जब वाष्प बन के उड़ जाएगा तो देखिए इसका कलर क्या आ गया, फेरस सल्फेट सॉलिड हो गया। अब इसमें जल नहीं है, ध्यान दीजिए, जब इसमें जल विद्यमान था तो इसका कलर था ग्रीन कलर का, लेकिन जब इसमें से जल निकल गया, यहाँ पे देखिए जल नहीं है, जब जल निकल गया इसका कलर हो गया व्हाइट कलर। यह
इसका कलर चेंज क्यों हुआ? ड्यू टू लूज ऑफ हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल निकल जाने से देखिए कितना प्रभाव पड़ा कि इसका जो ग्रीन कलर था वह व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको दोबारा फिर अगर हम और गर्म करें, जब इसको और गर्म करेंगे तो यह कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन कलर के फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट था, जब इसको हम हल्का गर्म करेंगे तो ये फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें जल के कण विद्यमान नहीं होंगे, ये व्हाइट कलर का होगा। इसे जब हम पुनः और गर्म करेंगे तो किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है? भूरे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे फेरस ऑक्साइड बना लेता है, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, साथ ही साथ यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि एक पदार्थ 3 पदार्थों में टूट रहा है, लेकिन इसकी प्रक्रिया कुछ इस ढंग से होती है, इसको ध्यान में रखें। अगला इसमें है डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन है, चूने का पत्थर है। जब इसको गर्म किया जाएगा तो यह कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात क्विक लाइम में कन्वर्ट होगा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकल जाएगी। इट इज यूज्ड इन सीमेंट और ग्लास इंडस्ट्री। जो कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर है उसको जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है या क्विक लाइम में कन्वर्ट हो रहा है। यह जो क्विक लाइम है इसका जो उपयोग होता है वो सीमेंट इंडस्ट्री में या ग्लास इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट 2 पदार्थों में विघटित हो रहा है, इस वजह से इसको क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने अभी तक जो देखे उसमें हमने कैसे इनका डिकम्पोजिशन करवाया। निश्चित तौर पे इस वाले रिएक्शन में भी हमने हीट दिया, या इसके पहले भी जो रिएक्शन हमने पढ़ा था उसमें भी हमने क्या दिया है? हीट सप्लाई किया। इसमें भी मैंने हीट दिया हुआ है। तो चूंकि किसी कंपाउंड का जो विघटन हो रहा है वो हीट प्रोवाइड करने से हो रहा है, हीट के द्वारा हो रहा है, तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition। अर्थात वह विघटन या अपघटन क्रिया जिसका संपादन अभिकारक पदार्थों को गर्म करने पर होता है, या उसे हम कहेंगे ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन की अभिक्रिया कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा डिकम्पोजिशन के भी 3 रूप हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी जब हम किसी पदार्थ का डिकम्पोजिशन उसको हीट प्रोवाइड करके गर्म कर करके कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। अगला उदाहरण हम लेते हैं, पोटेशियम क्लोरेट ले लेते हैं। पोटेशियम क्लोरेट की अभिक्रिया को अगर हम गर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड जो कि एक कैटालिस्ट है, यह चेंज हो जाता है KCl में तथा ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया एक इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि इससे प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है। तो निश्चित तौर पे यह एक इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है जो ऑक्सीजन गैस को प्रयोगशाला में निर्मित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अगला है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट एक कलरलेस पदार्थ है। इसको जब हीट किया जाता है, तीव्र हीट इसको दी जाएगी, काफ़ी तेज़ी से इसको गर्म किया जाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर पर इसे गर्म करेंगे तो यह लेड मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और ऑक्सीजन गैस यहाँ से बनती है। तो ध्यान रखिएगा लेड नाइट्रेट को जब तेज
आंच पर गर्म करेंगे तो यह लेड मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है जो कि एक भूरा धूम्र देता है, और एक ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है जो चूंकि ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी होती है, इसके सामने अगर सुलगती हुई तीली आप ले जाएं तो ज्वाला के साथ जलने लगती। तो यहाँ पे मैंने लक्षण बताए कि क्या क्या होगा। इन क्वेश्चंस को कैसे पूछे जाएंगे मैं बाद में इसको डिस्कस करूंगा। अभी आप देख लें, यहाँ पे देखिए जैसे कह दिया जाए कोई पदार्थ ए है जो रंगहीन पदार्थ है, जब इसको तेजी से गर्म किया जाता है तो एक पदार्थ बी का निर्माण करता है जो येलो कलर का होता है। जब इस येलो कलर के पदार्थ को तेजी से गर्म किया जाता है तो वह रेडिश ब्राउन हो जाता है तथा ठंडा होने पर पुनः येलो कलर का हो जाता है, तथा इसी अपक्रिया में एक गैस का निर्माण होता है जो भूरे रंग का धूम्र निर्माण करता है, फ्यूम का निर्माण करता है, तथा एक दूसरी गैस निर्मित होती है जिसके पास सुलगती तीली ले जाने पर वह जल उठती है। तो बताइए वह पदार्थ कौन सा है तथा वह किन पदार्थों का निर्माण कर रहा है। ऐसे प्रश्नों के लिए ए बी सी वाले जो पॉइंट्स होंगे इसको आपको बताने होंगे। तो इसके लिए ये जो नीचे लिखे गए इसके लक्षण हैं इनको आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ के लिए तो बस यह इतना है कि एक पदार्थ है, ये 3 पदार्थों में टूट रहा है, तो डिकम्पोजिशन अपक्रिया है। लेकिन आगे के क्वेश्चंस के लिए जो अप्लाइड क्वेश्चंस होंगे उनके लिए जो नीचे दिए गए यहाँ पे मटेरियल्स हैं ये आपके काम में आएंगे। अभी तक हमने जो देखा वो थर्मल डिकम्पोजिशन था। डिकम्पोजिशन की एक अपक्रिया है विद्युत अपघटनी वियोजन अर्थात इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, एक पदार्थ लेते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं, और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक जब प्रवाहित करेंगे तो उसके स्पार्क से काफ़ी तेज एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उस एनर्जी के कारण जो वहाँ हीट काम करता था दोनों को तोड़ने के लिए, पदार्थ को तोड़ने के लिए, वह यहाँ पर इलेक्ट्रिक उस काम को कर रही है। तो अपघटन की वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन which takes place by the action of electricity are called electrolysis। वह वियोजन अपक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण संपन्न होती है विद्युत अपघटनी वियोजन कहलाती है। जैसे हम H2O ले लें, पानी ले लें, पानी में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करें तो यह हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस में टूट जाते हैं। NaCl ले लें, सोडियम क्लोराइड ले लें, पिघली हुई अवस्था में, इसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करें तो सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। तो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर रहे हैं, इस कारण सोडियम क्लोराइड Na तथा क्लोरीन में टूट रहा है। तो अपघटन तो हो रहा है, एक पदार्थ 2 सरल पदार्थों में बन तो रहा है, लेकिन ये किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। इसलिए इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ऐसे ही एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लें, एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोल्टन रूप ले लें, पिघला हुआ रूप ले लें, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करें तो एल्युमिनियम मेटल का निर्माण होगा, साथ ही ऑक्सीजन गैस निर्मित होगी। तो यह इस अपक्रिया का जो प्रयोग है एल्युमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित इलेक्ट्रोलिसिस, इस अपक्रिया को एल्युमिनियम मेटल के एक्सट्रैक्शन में प्रयोग में लाया जाता है। मेटलर्जी, एल्युमिनियम की मेटलर्जी में इस रिएक्शन को आप दोबारा पढ़ेंगे जहाँ पे भी मेटलर्जी का रिएक्शंस आएंगे। तीसरे प्रकार का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब यह डिकम्पोजिशन अपक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती है। प्रकाश की उपस्थिति में आप जानते हैं प्रकाश में भी क्या होता है, ऊर्जा होती है। एक प्रकार से प्रकाश के द्वारा भी हीट ही सप्लाई हो रही है,
और उस हीट को प्राप्त करके पदार्थ, दो पदार्थ सरल पदार्थों में टूट रहा है। तो चूंकि यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रकाश की उपस्थिति में ही यह क्रिया होगी। वो सूर्य का प्रकाश भी हो सकता है या सामान्य प्रकाश हो सकता है। दोनों दशाओं में अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी आर कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी वह अपघटन की अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, प्रकाश अपघटनीय वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती। जैसे हम लें इसका उदाहरण, सिल्वर क्लोराइड ले लें। सूर्य के प्रकाश में यदि इसकी अभिक्रिया को संपादित करें या बल्ब के प्रकाश में इसको संपादित करें तो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर में टूट जाता है तथा क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। यहाँ सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है और जो सिल्वर आती है वो ग्रेइश कलर की हो जाती है तथा क्लोरीन जो है वो येलोइश ग्रीन आती है। इसका जो प्रयोग होता है सिल्वर क्लोराइड का वो होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी पूछा गया है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो सामान्यतः इसमें AgCl का भी उपयोग होता है तथा AgBr का भी उपयोग होता है। AgBr का भी अपघटन आप प्रकाश की उपस्थिति में ही कराते हैं जिससे सिल्वर तथा ब्रोमीन गैस का निर्माण होता है। इसका भी उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में है। अब यूजेज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के उपयोग क्या है, तो आपने देखा अभी कई जगहों पे इसके हल्के हल्के मैंने उपयोग बताए थे, लेकिन अगर उपयोग लिखने को अलग से आएगा तो आप यहाँ पे कुछ उपयोग हैं जिसे आप दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम द एयर, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स लाइक क्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स। जैसे मोल्टन क्लोराइड एंड ऑक्साइड ऑफ मेटल, अभी हमने दिखाया था कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड लिया था, हमने एल्युमिनियम ऑक्साइड लिया हुआ था। इसमें जब हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की थी तो एल्युमिनियम धातु हमको मिली थी, एल्युमिनियम मिली थी। तो इस धातु को प्राप्त करने के लिए जो इंडस्ट्री में हम इस मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा कि इसका उपयोग कहाँ होता है। धातुओं को अलग करने में, प्रकृति में विद्यमान धात्विक स्रोतों से धातुओं को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ अभी हमने देखा कि इस AgCl ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसका उपयोग कहाँ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ उदाहरण है जिनको आप लिख सकते हैं। तो बस आज हम यही दो रिएक्शंस पढ़ेंगे। कल हम या अगले वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगला हमारा टॉपिक होगा। धन्यवाद।